तो दोस्तों आइए बात करते हैं ऋग वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल के समय में स्त्रियों की दशा कैसे थी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि इस समय के जो समाज था यानी कि यहाँ के जो समाज था पितृ प्रधान हुआ करता था, यानी पिता ही मुखिया हुआ करता था। लेकिन यह भी बताया जाता है दोस्तों कि ऋग वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक समाज भले ही पुरुष प्रधान था, भले ही ऋग वैदिक काल पुरुष प्रधान था। कैसा प्रधान था दोस्तों? पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी दोस्तों? स्त्रियों की दशा काफी अच्छी हुआ करती थी। स्त्रियों की दशा कैसे हुआ करती थी? काफी अच्छी हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया कि स्त्रियों की दशा में कैसी व्यवस्था थी। देखो, पुरुष जो होता था मुख्य भले ही होता था, लेकिन स्त्रियों की दशा भी काफी अच्छी मानी जाती है। और कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। देखो, जो कन्या होती थी दोस्तों, जो कन्या होती थी, कन्याओं का उपनयन संस्कार क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार होता था। जो कन्याएं होती थी दोस्तों, उनका उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार, जिसके कारण उपनयन संस्कार जब होता था तो उसके वजह से वे क्या करते थे? पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। पुरुषों की भांति जब उनका उपनयन संस्कार होता था, जब कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, तो पुरुषों की भांति स्त्रियां भी क्या प्राप्त करती थी? शिक्षा प्राप्त करती थी। क्या प्राप्त करती थी दोस्तों? शिक्षा प्राप्त करती थी। अब बात की जाती है, यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता, उपनयन संस्कार क्या होता था? तो दोस्तों, उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ धारण करना। जब स्त्रियां जनेऊ धारण करती थी तो एक तरीके से वे भी एक तरीके से पुरुष की श्रेणी में आ जाती थी, इसलिए उनका उपनयन संस्कार करवाया जाता था। तभी वे क्या करती थी? वो एक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। तो स्त्रियों की यदि शिक्षा ग्रहण करना है, स्त्रियों को यदि शिक्षा ग्रहण करना है तो उन्हें उपनयन संस्कार करना होता था। ठीक है, यानी कि जनेऊ धारण करना पड़ता था। समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीजें यदि हम बात करें तो स्त्रियों की, देखो, ऋग वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। दो संस्थाएं हुआ करती थी, वैसे तीन संस्थाएं, ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में बात करेंगे। सभा और विदत के बारे में आगे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी इसके आगे वाला पॉइंट आइए बात कर लेते हैं। सभा और विदत के लिए मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा। सभा, समिति, विदत, तीन संस्थाएं हुआ करती थी, उसके संस्था के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, अलग टॉपिक में हम देखेंगे। तो स्त्रियों में पुनर्विवाह प्रचलन था। ठीक है, स्त्रियों में कैसा विवाह था? पुनर्विवाह प्रचलन था, जिसके पति नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी यानी कि विधवा विवाह प्रचलन था, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पति यानी कि किसी स्त्रियों के पति यानी कि अगर कोई विधवा स्त्री है या कोई एक तरीके से ऐसी स्त्री है जिसे संतान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो नियोग प्रथा के माध्यम से क्या कर सकती है? संतान की प्राप्ति कर पाती थी। किस प्रथा के माध्यम से? नियोग प्रथा चलता था। ठीक है, नियोग प्रथा से तात्पर्य यह है कि जो महिला होती थी अपने देवर के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ क्या करता था? मतलब संबंध बना लेती थी, जिससे क्या होता था? एक मतलब संतान की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो नियोग प्रथा से क्या मिलता था? अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो नियोग प्रथा से भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी। तो ये चाहे आपको विधवा, अगर चाहे जो विधवा महिलाएं होती थी उनको भी अगर चाहिए तो भी मिल जाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि किसी के पति जिंदा भी हैं, उसके पति भी जिंदा है, तो उसके पति से अनुमति यानी कि उसके पति से अनुमति लेने के बाद, यानी कि वो जो महिला होगी अपने पति से अनुमति लेने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या अपने देवर के साथ क्या बना सकती है? संबंध बना सकती है पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक, तो नियोग प्रथा का भी यहाँ प्रचलन था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, नियोग प्रथा से उत्पन्न होने वाले संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। जो नियोग प्रथा से उत्पन्न होने वाले पुत्र को, नियोग प्रथा से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था। या उन स्त्रियों को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहलाती थी वे स्त्रियां। ठीक है,
नियोग प्रथा से उत्पन्न करने वाले जो संतान होते थे, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। ठीक है, यानी कि जो नियोग प्रथा से संतान होता था उसे क्या कहा जाता था, क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक, पता चला, क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। स्त्रियां क्या कर सकती थी कि कई यानी कि बहुपति विवाह, यहाँ पर स्त्रियां कैसे विवाह कर सकती थी, बहुपति, एक पति भले ही भी है लेकिन जैसे कि राजा हुआ करते थे, राजा क्या करते थे, एक राजा कई पत्नी को अपने साथ रख सकते थे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, स्त्रियां भी कई पति के साथ यानी कि शादी कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या प्रचलन था, बहुपति विवाह प्रथा चलती थी, बहुपति विवाह का प्रचलन था। क्या था, बहुपति विवाह का प्रचलन यहाँ पर था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आइए बात करते हैं आगे की कहानी क्या कहे जा रहे हैं। और जो कन्याएं हुआ करती थी उनका विवाह कैसे होता था, जब वह वयस्क हो जाती थी। जो कन्याएं हुआ करती थी दोस्तों उनका विवाह कैसे हुआ करता था, जब वे वयस्क यानी कि एक तरीके से 18 साल की जब हो जाती थी, वयस्क होने पर। ठीक है, जैसे आज क्या है, वयस्क कौन माना जाता है, जो 18 साल की आयु पूरा कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, वयस्क। ठीक है, तो जो कन्याएं हुआ करती थी उनका विवाह कैसे होता था, वयस्क होने पर। और साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो कन्याएं होती थी उन्हें एक नाम से जाना जाता था, अमाजू। यानी कि जो कुंवारी कन्याएं हुआ करती थी, जो कुंवारी कन्याएं हुआ करती थी उन्हें क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था। जो कुंवारी कन्याएं हुआ करती थी उन्हें क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक चीजें मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर कई पॉइंट आपको बताए कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। और भी चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि दहेज प्रथा, क्या क्या प्रचलन था, और भी चलो बता ही देता हूं कि दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, और आपको मैं बताऊं सती प्रथा आदि का उल्लेख यहां नहीं मिलता। सती प्रथा आदि का उल्लेख यहां नहीं मिलता। ठीक, यहां पर क्या है, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी बताया जाता है, जो आज केवल है। और इस समय उन्हें केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें जानने वाली चीजें हैं, जितना मैंने आपको बताया बस इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो पहली चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्त्रियों की दशा कैसे हुआ करती थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी दोस्तों, तो जो पुरुष प्रधान भले ही था, ठीक है, यह समाज पुरुष प्रधान भले ही हुआ करता था लेकिन स्त्रियों की दशा काफी अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा काफी अच्छी हुआ करती थी। और मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करना है तो उन्हें उपनयन संस्कार करना होगा, यानी कि जनेऊ धारण करना पड़ता था। ठीक है, और पुरुषों की भांति भी वह शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। ठीक, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर पुनर्विवाह का भी प्रचलन था, और पुनर्विवाह का मतलब विधवा विवाह। ठीक है, और नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा से तात्पर्य है यदि किसी स्त्री को संतान चाहिए तो वो किसी से भी यानी कि अपने देवर से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना सकती थी, जिससे उसे पुत्र प्राप्त हो जाता था। और जो पुत्र होता था, पुत्र होने को क्या कहा जाता था, क्षेत्रज कहा जाता था। दूसरी चीजें मैंने इसमें बताया कि बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। एक स्त्री कई मर्दों के साथ क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है दोस्तों। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि कन्याओं का विवाह तब होता था जब वह वयस्क हो जाती थी। और साथ ही साथ मैंने इसमें यह भी बताया जो कन्याएं कुंवारी हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था।
ठीक। और साथ ही साथ यहाँ दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने देखा इसमें कि ऋग वैदिक काल में कैसे स्त्रियों की दशा कैसे स्त्रियों की दशा थी। तो दोस्तों आज अब आप जानेंगे, यानी कि अगले वीडियो में आप जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था आज भी इसके प्रचलन में है और इसके पहले कैसे था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।